नमस्ते दोस्तों। कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है तलाक। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कलेक्टर ऑफिस में बड़ी गहमा गहमी थी। कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ नई कलेक्टर मैडम के स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे। ठीक 10:15 मैडम की सफ़ेद गाड़ी कलेक्ट्रेट ऑफिस के प्रांगण में दाखिल हुई। सभी कर्मचारी वर्ग एक लाइन में फूलों के गुलदस्ते लिए खड़े थे। बड़े बाबू ने भागकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। सफ़ेद ऑर्गेंडी कड़ी क्रीज की साड़ी पहने, आंखों पर पावर का चश्मा लगाए, हाथ में डायरी और मोबाइल लिए कलेक्टर मैडम बड़ी सुंदर और सभ्य महिला लग रही थी। गाड़ी से उतरते ही सभी को नमस्कार करके और गुलदस्ते स्वीकार करते हुए वे आगे बढ़ती जा रही थी। स्टाफ की लाइन में आखिर में मनोज श्रीवास्तव खड़े थे। मैडम सभी का अभिनंदन स्वीकार करते करते मनोज के हाथ से भी गुलदस्ता लेते हुए एक क्षण के लिए उसकी ओर देखी और फिर आगे बढ़ गई। मनोज सर झुकाए हुए गुलदस्ता मैडम की ओर बढ़ा दिया। बड़े बाबू मैडम को लेकर उनके केबिन में चले गए। थोड़ी देर के बाद कलेक्टर कार्यालय के सभी कर्मचारी वर्ग मैडम के केबिन में खड़े थे। बड़े बाबू सबका परिचय और पद की जानकारी दे रहे थे। मनोज श्रीवास्तव दूसरी पंक्ति में ठीक मैडम के सामने ही खड़ा था। उसके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। वह न जाने क्यों धीरे से सरक कर पिछली कतार में खड़ा हो गया। जब उसकी बारी आई तब मैडम ने बड़े बाबू से कहा, सबका परिचय आप क्यों दे रहे हैं? सबको अपना अपना परिचय खुद देने के लिए कहिए ना। मनोज ने एक नज़र मैडम की ओर देखा और कहा, मैं मनोज कुमार श्रीवास्तव, यहाँ क्लर्क हूँ। इतना कहकर वह जल्दी से केबिन के बाहर निकल गया। बड़े बाबू उसे जाते हुए देखते रहे। फिर मानो मनोज का इस तरह उन्हें जाना अच्छा नहीं लगा। कुछ कर्मचारी अपने काम में लगे थे, कुछ नई कलेक्टर मैडम के बारे में बातें कर रहे थे। सभी उनके सादगी, व्यवहार और सुंदरता की चर्चा कर रहे थे। मैडम के व्यवहार से पूरा स्टाफ प्रभावित था। मनोज अपने टेबल पर खामोश बैठा था। उसके चेहरे से लग रहा था मानो उसे कोई परेशानी हो। तभी बड़े बाबू ने मनोज के पास आकर थोड़ी नाराजगी से पूछा, मनोज बाबू, आपको इस तरह से सबको छोड़कर मैडम के केबिन से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। मैडम को बुरा लगा होगा कि नहीं? मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया, फाइल पर नजरें झुकाए रहा। बड़े बाबू वहां से चले गए। अगले दिन मनोज ड्यूटी पर आया ही नहीं। बड़े बाबू को फोन पर तबीयत ठीक नहीं है ये कहकर फोन रख दिया। कलेक्टर मैडम को ज्वाइन किए 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया था। इस दौरान सभी स्टाफ किसी न किसी काम से मैडम के पास जाकर उनसे मिल चुके थे या मैडम ने उन्हें बुलाया था। सिर्फ मनोज एकमात्र ऐसा कर्मचारी था जिसे न तो मैडम ने कभी बुलाया था और ना ही मनोज ही उनके सामने गया था। उसे जब भी मैडम से मिलने की आवश्यकता होती तो वह किसी दूसरे सहयोगी कर्मचारी को भेज देता, लेकिन खुद नहीं जाता। कलेक्टर मैडम रोज जब ड्यूटी पर आती तब अपने केबिन में जाते हुए एक बार स्टाफ के पास रुककर सबको गुड मॉर्निंग बोलते हुए जाती। उनकी इस आदत की सभी लोग बड़ी प्रशंसा करते। मनोज कभी भी मैडम की ओर देखने से कतराता। कई दिनों से मनोज को अपने स्थान पर नहीं देखकर मैडम ने बड़े बाबू को अपने केबिन में बुलाकर पूछा, मनोज बाबू कई दिनों से नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? बड़े बाबू ने कहा, हाँ मैडम, कई दिनों से नहीं आ रहे हैं। मैडम ने आगे पूछा, तो उन्होंने नहीं आने की कोई सूचना दी है या नहीं? नहीं, उन्होंने कोई सूचना नहीं दी मैडम, बड़े बाबू ने आगे बताया। मैडम नाराज हो गई। फिर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बोली, ये तो गलत बात है। उन्हें कार्यालय को सूचित तो करना चाहिए ना। आप पता करें तथा जैसे ही ड्यूटी पर आए उन्हें मुझसे मिलने के लिए कहें। मैडम के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। बड़े बाबू ने मनोज को मोबाइल पर संपर्क करके मैडम की नाराजगी के बारे में बताया। अगले दिन मनोज मैडम के सामने सर झुकाए खड़ा था और मैडम नाराज हो खड़ी थी और कह रही थी, मिस्टर मनोज, यह सरकारी ऑफिस है, यहाँ के कुछ रूल्स रेगुलेशन है। आपको छुट्टी लेनी थी तो कायदे से एप्लीकेशन देकर सूचित करना चाहिए था। मनोज सर झुकाए सुन रहा था, मगर उसके चेहरे पर गुस्सा था। मैडम ने अपनी बात जारी रखी,
ये ऑफिस है, आपका दुकान नहीं कि जब चाहे शटर डाउन करके घर पर बैठ जाए। आइंदा ख्याल रखिएगा, अन्यथा मैं आपके विरुद्ध कार्यवाही करने से नहीं चूकूंगी। मनोज अपने गुस्से को रोक नहीं सका। उसने भी जवाब दे दिया, मैडम, जिस तरह आपके पास अधिकार हैं उसी तरह हम निम्न स्तर के कर्मचारियों के भी कुछ अधिकार हैं। हमारी प्रतिबद्धता सरकार के प्रति है। हम किसी अधिकारी के व्यक्तिगत गुलाम नहीं है। हमारी छुट्टी बाकी थी, उसे यूज करने का हमें पूरा हक है। इतना बोलकर मनोज दंदनाता हुआ केबिन से बाहर निकल गया। मैडम नाराजगी से उसे जाता हुआ देखती रही। कुछ देर के बाद मैडम ने बड़े बाबू को केबिन में बुलाकर मनोज के बारे में जानकारी ली। बड़े बाबू ने बताया कि पिछले 2 वर्ष पहले मनोज की यहाँ पोस्टिंग हुई थी। ज़्यादातर वह खामोशी रहते हैं। किसी के साथ मनोज की दोस्ती नहीं है और ना ही किसी के साथ बैर ही है। शायद वो किसी परेशानी में हमेशा ही उलझा हुआ रहता है। नई कलेक्टर मैडम की ख्याति पूरे जिले में हो रही थी। कुछ समय में कलेक्टर ऑफिस में से आम जनता तक सभी के प्रशंसा के पात्र हो गई थी। वे शर्मा कलेक्टर ऑफिस के सीनियर ऑफिसर थे। विकास कार्य का कोई भी टेंडर उनकी टेबल से ही गुजरता था। ऑफिस वाले जानते थे कि शर्मा जी का हर टेंडर में कमीशन फिक्स रहता था। ऊपर की कमाई में कई और भी अधिकारियों का शेयर रहता था। चर्चा तो यह भी थी कि पहले के कलेक्टर का भी हिस्सा हुआ करता था उसमें। मैडम को धीरे धीरे यह जानकारी मिल रही थी। उन्होंने शर्मा जी की नकेल कसनी शुरू कर दी। यह जानकर शर्मा मैडम पर खार खाने लगा। डिपार्टमेंट में उनके विरुद्ध बोलने, शिकायत करने लगा। एक दिन शर्मा किसी टेंडर को मैडम द्वारा रोक देने से नाराज होकर ऑफिस में उनके विरुद्ध अशोभनीय भाषा बोल रहा था। मनोज काफी देर से चुपचाप सुन रहा था। शर्मा बेलगाम मैडम के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए ही जा रहा था। कुछ देर तक सुनते रहने के बाद अचानक ही मनोज शर्मा से उलझ गया। पहले बहस हुई, बाद में हाथापाई भी हो गई। ऑफिस में हंगामा हो गया। सभी स्टाफ शर्मा और मनोज को छुड़ाने लगे। सभी को आश्चर्य भी हो रहा था कि हमेशा चुप चुप रहने वाला मनोज मैडम के बारे में शर्मा की बातें सुनकर इतना बुरा क्यों मान गया और उसकी हाथापाई पर उतर आया। शोर इतना तेज हो गया कि मैडम अपने केबिन के बाहर निकल आई। तब मामला जाकर शांत हुआ। मैडम ने बड़े बाबू को केबिन में बुलाकर जानकारी ली और मनोज को भेजने के लिए कहा। मनोज मैडम के सामने जाकर सर झुका के खड़ा हो गया था। उसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा तो साफ दिखाई दे रहा था। मैडम ने नाराज होते हुए कहा, ये क्या कर रहे थे आप? यह सरकारी कार्यालय है, आपका घर या सड़क तो नहीं। आपको इस तरह लड़ना शोभा नहीं देता है। मनोज सर झुकाए झुकाए ही बोला, वो आपकी बुराई कर रहा था, अशोभनीय भाषा बोल रहा था। मैं काफी देर तक बर्दाश्त करता रहा, मगर वह था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैडम ने उसी नाराजगी के साथ जोर से कहा, वह बुराई मेरी कर रहा था ना, आपकी तो नहीं। मैं उस पर नियम के अनुसार कार्यवाही कर सकती हूँ। आपको मेरे लिए लड़ने का किसने अधिकार दे दिया? मनोज सिर झुकाए चुपचाप खड़ा खड़ा सुनता रहा। मैडम को उसकी चुप्पी नागवार गुजरी तो उन्होंने फिर से जोर देकर पूछा, मैं कुछ पूछ रही हूँ मिस्टर मनोज। अब मनोज ने सर उठाकर सीधा मैडम की आंखों में देखा तो उसकी आंखों में गुस्से के लाल लाल डोरे देखकर एक बार मैडम भी नर्वस हो गई। मनोज गुस्से में आगे बोला, हम अलग हो गए तो क्या, मैं आज भी तुम्हारे लिए कोई गलत बात कहेगा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। इतना बोलकर मनोज दंदनाता हुआ फिर से तेजी से बाहर निकल गया केबिन से। मैडम चुपचाप उसे जाता हुआ देखती रही। मैडम के चेहरे पर कई तरह के भाव आ जा रहे थे। उनकी आंखें छलछल आई, जिसे उन्होंने जल्दी से रुमाल निकालकर पोंछ लिया। इस घटना के बाद भी मैडम और मनोज में दूरी तो जैसी की तैसी बनी रही। मनोज समय पर ऑफिस आता और समय पर ही घर चला जाता। शर्मा के साथ हुई उस वारदात के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। कलेक्टर मैडम को मंत्रालय से सूचना आई कि 2 दिन के बाद कैबिनेट मंत्री का जनता दरबार कलेक्टर ऑफिस में लगने वाला है। सूचना मिलते ही मैडम ने सभी कर्मचारियों को तैयारी की जिम्मेदारी दे दी। मंत्री जी को किसी तरह की शिकायत नहीं हो, इसका ध्यान रखना जरूरी था। जिस दिन मंत्री जी को आना था उस दिन सभी स्टाफ सुबह जल्दी आया, मगर मनोज का कहीं अता पता नहीं था। मैडम की नजर बार बार उसे ही ढूंढ रही थी।
काफ़ी देर तक जब मनोज नहीं दिखा तो उन्होंने बड़े बाबू से जानकारी लेने के लिए कहा। बड़े बाबू से मालूम हुआ कि कल रात में कुछ बदमाशों ने मनोज पर कातिलाना हमला किया है और वह बुरी तरह घायल अवस्था में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में बेहोश पड़ा है। यह सूचना बड़े बाबू ने मैडम को जैसी बताई तो मैडम बुरी तरह से नर्वस हो गई। बड़े बाबू भी मैडम की अवस्था को देखकर अवाक रह गए। मैडम ने बड़े बाबू को एक तरफ बुलाकर कहा, बड़े बाबू, मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा, आप यहाँ की जिम्मेदारी देख लीजिए। बड़े बाबू ने आश्चर्य से मैडम को देखते हुए कहा, मैडम, आप नहीं रहेंगे तो मंत्री जी नाराज नहीं हो जाएंगे? मनोज बाबू के लिए मैं दूसरे स्टाफ को अस्पताल भेज देता हूँ। आपका तो यहाँ रहना जरूरी है ना मैडम? लेकिन मैडम जल्दी जल्दी अपना बैग लेकर गाड़ी की तरफ जाते हुए बोली, मेरा अस्पताल जाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। वह गाड़ी में बैठकर चली गई। बड़े बाबू और कुछ स्टाफ आश्चर्य से देखता रहा। कलेक्टर मैडम को अचानक अस्पताल में पहुंचने से हॉस्पिटल व्यवस्थापन में खलबली मच गई। मैडम पहले लिफ्ट से जानी चाहिए, मगर लिफ्ट आने में समय लग रहा था। वह हड़बड़ी में सीढ़ियां चढ़ती हुई ही आईसीयू में पहुंच गई। हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स भागकर उनके पीछे पीछे हो लिए। मैडम लगभग भागती हुई सी मनोज के बेड के पास पहुंच गई और वहां जाकर उसे देखने लगी। मनोज अभी भी बेहोश हालत में था। मैडम काफी देर तक उसे गौर से देखती रही। मनोज की हालत देखकर उनकी आंखें डबडबाई, जिसे उन्होंने बड़ी सफाई से छुपा लिया। उपस्थित डॉक्टर से मनोज की हालत के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि हालत खतरे से तो बाहर है, थोड़ी देर में अब होश भी आ जाएगा। मैडम ने डॉक्टर को हिदायत दी कि इलाज में किसी तरह की कमी ना हो। मैडम का फोन लगातार बज रहा था, जिसे वह रिसीव नहीं कर रही। इसके बाद आईसीयू केबिन से बाहर निकलने के बाद उन्होंने फोन उठाया और कहा कि वह जल्द ही कलेक्टर ऑफिस में पहुंच रही है। मंत्री जी नाराज होकर जा चुके थे। बड़े बाबू ने मैडम से इस तरह जाने के बारे में जब पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक हफ्ते के बाद मनोज को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। वह अपने घर पर आराम कर रहा था। मैडम उस दिन के बाद अस्पताल तो नहीं गई, मगर बड़े बाबू से उसका हालचाल लेती रही। बड़े बाबू को मैडम की मनोज के प्रति चिंता और व्यवहार आश्चर्यचकित किए जा रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैडम और मनोज के बीच संबंध क्या है। आखिर कुछ तो संबंध होगा ही। मनोज को आराम करते हुए 2 हफ्ते हो गए थे। एक दिन छुट्टी के बाद मैडम ने ड्राइवर को मनोज के घर चलने को कहा। साथ में उनका सुरक्षा रक्षक गाड़ी भी थी। गाड़ी मनोज बाबू के घर के बाहर रुकी। मनोज बिस्तरे पर पट्टियों में लिपटा पड़ा था। दवा खाने के लिए पास के टेबल पर दवाइयाँ और पानी रखा हुआ था। उसे दवा लेने में कुछ कठिनाई हो रही थी। उससे बेड पर से उठा भी नहीं जा रहा था। तभी दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मनोज ने उसे देखा। देखता क्या है, दरवाजे पर मैडम खड़ी थी। मनोज अचानक उन्हें देखकर असहज हो गया। मैडम दरवाजे से चलती हुई टेबल के पास पहुंच गई और फिर जग में से पानी लेकर ग्लास में उड़ेला और मनोज की ओर बढ़ा दिया। मनोज ने खामोशी से ग्लास ले लिया और दवा खाने के बाद कहा, आपको इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऑफिस में लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे आपके बारे में। यही बात तो शर्मा से लड़ने के पहले तुम्हें भी सोचना चाहिए थी मनोज। मैडम बोली, लोग बातें तो बनाते रहेंगे। मनोज चुप हो गया। मैडम पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गई, जबकि दोनों ही कहना तो बहुत कुछ चाह रहे थे। मैडम कमरे में बिखरे सामान को देखने के बाद पूछने लगी, यहाँ अकेले रहते हो? मनोज झेप गया, फिर बोला, हाँ, अकेला ही रहता हूँ। कुछ देर तक सर झुकाए मनोज को गौर से देखते रहने के बाद मैडम ने फिर से पूछा, अकेले क्यों? बीवी बच्चे साथ में नहीं रहते या उन्हें भी छोड़ दिया है? मनोज खामोश रहा। मैडम ने एक बार और पूछा, क्या हालत बना रखी है कमरे की? कैसे रह लेते हो? सामान बिखेरने की तुम्हारी आदत गई नहीं अभी तक? पत्नी को साथ में रखते तो कमरा साफ तो रहता। इस बार मनोज ने सर उठाकर मैडम की ओर देखा और फिर कहा, मैंने शादी नहीं की है। सुनकर मैडम ने आश्चर्य से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्यों नहीं की शादी? तुमने भी तो नहीं की। मनोज ने छोटा सा जवाब दिया। फिर दोनों तरफ खामोशी छा गई। मैडम ने सर झुका लिया क्योंकि उनकी आंखें आंसुओं से भरने लगी थी। मनोज मैडम की ओर देखते हुए बोला,
तुम्हें जिंदगी से निकालने में तो सफल हो गया, मगर मैं तुम्हें दिल से नहीं निकाल सकती। मैडम ने आंसू पोंछे, फिर कहा, पापा तो चाहते थे कि मैं दूसरी शादी कर लूं, मगर मुझे यकीन था एक दिन जरूर तुम मुझे समझोगे। मनोज की आंखें भी छलछल आई। उसने हाथ से आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, हम दोनों ने अपनी नादानियों के चलते कितने साल बर्बाद कर लिए। मुझे क्षमा कर देना सुधा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मैडम बोली, तुम पर हमला शर्मा ने करवाया था। मैंने उसे सस्पेंड कर दिया है और उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवाया है। फिर तो लोग और भी बातें बनाएंगे। मनोज बोला, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था सुधा। वो अब तुम्हें भी परेशान करेगा। यही फिक्र तुमने 5 वर्ष पहले किया होता। मैडम ने जवाब दिया, तो आज हम दोनों साथ होते। मनोज ने गौर से मैडम को देखते हुए कहा, मैंने जो किया वो तुम्हारे भले के लिए किया था सुधा। मैं तुम्हें समझा सकता था, मगर माँ बाबूजी को अपने और तुम्हारे हिसाब से चलने को कैसे कहता। अब मैडम बोली, मैंने क्या मांगा था, बस यही ना कि मेरी पढ़ाई आगे जारी रखना चाहती हूँ, मगर ये बात ही उन्हें मंजूर नहीं थी। वो तो चाहते थे कि मैं एक अनपढ़ गवार की तरह सारा दिन घर गृहस्थी संभालती रहूं। और तुम भी तो मेरे विरुद्ध हो गए थे मनोज। मनोज ने बोला, तुम्हारी शिक्षा के विरुद्ध मैं कभी भी नहीं था, मगर इस वजह से जो रोज रोज की खिचखिच होती थी उससे मैं तंग आ गया था। न तुम समझ रही थी और न ही माँ ही और बाबूजी ही समझते थे। मैं क्या करता। इसका रास्ता सिर्फ तलाक लेना तो नहीं था। तुमने मुझे मेरे मायके जाने पर मजबूर कर दिया, जबकि तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था मनोज। मैं पढ़ना चाहती थी, ये कोई गलत तो नहीं था, ये कोई मेरा अपराध तो नहीं था। यह तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे भेजे हुए तलाकनामे पर मैंने साइन नहीं किया। पापा तो बोल रहे थे, मगर मुझे तलाक थोड़ी चाहिए था। देखो, आज मेरी मेहनत और विश्वास ने मेरे सपनों को साकार कर दिया कि नहीं। कहते कहते मैडम की आंखों से झर 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 आंसू बहने लगे। मनोज की आंखों में भी आंसू भर आए थे। उसने मैडम के हाथों को धीरे से अपने हाथों में पकड़ लिया और फिर सिसकते हुए बोला, मैं तुम्हें समझ ही नहीं सका सुधा। मैं तो परेशान होकर तुम्हें अपने घर से चले जाने को बोल रहा था और तुमने मान भी लिया, जबकि मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमने मेरे भेजे हुए तलाकनामे पर दस्तखत नहीं करके मुझे एक बड़े पाप से बचा लिया। इतना कहते कहते दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े। कुछ देर के बाद सुधा कमरे से बाहर निकलकर ड्राइवर और सुरक्षा रक्षकों से बोली, तुम लोग चले जाओ, मैं सुबह ऑफिस में मिलूंगी। ड्राइवर और सुरक्षा स्टाफ दोनों ही मैडम को आश्चर्य से देखते रहे कुछ देर और उसके बाद में चले गए। सुधा वापस कमरे में लौट कर आई और दरवाजा उसने अंदर से धीरे से बंद कर लिया, शायद नई सुबह के इंतजार में। तो मित्रों, अभी आपने सुनी कहानी तलाक। क्या मनोज के माता पिता का रुख उनकी बहू के प्रति आपको सही लगा? उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।